सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार 2 साल तक मुसलसल गिरने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो गई है। पिछले साल बिजली की पैदावार 1,27,059 गीगावाट्स के मुकाबले में रवां साल 1,27,159 गीगावाट बिजली की पैदावार की गई, जिससे बिजली की पैदावारी लागत 2% तक कम होकर 8.6 रुपये फ़ी यूनिट हो गई है। माली साल के पहले 9 महीनों में बिजली की पैदावार 2% कम होकर 90,147 गीगावाट्स हुई, जो आखिर के 3 महीनों में 7% बढ़कर 37,012 गीगावाट्स हो गई। साल के चौथे क्वार्टर में पैदावार में इजाफे की वजह कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ऑफ ग्रिड ड्यूटी लगाने की वजह से हुई, जो फरवरी 2025 से नाफिज हुई थी। हुकूमत ने अप्रैल जून क्वार्टर में IPP से मुज़ाकरात और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एडजस्टमेंट के बाद टोटल यूनिट कॉस्ट में कमी का ऐलान किया। पहले 3 क्वार्टर्स में बड़े खरीदारों की फर्नेस ऑयल और गैस से कैप्टिव पावर जनरेशन की वजह से बिजली की पैदावार में कमी हुई। हाइडल एनर्जी ने मुल्क की बिजली की पैदावार में सबसे ज़्यादा यानी 31% से ज़ायद हिस्सा डाला। दूसरे नंबर पर बिजली पैदावार में RLNG का हिस्सा 17% से ज़ायद रहा। मकामी कोयले से बिजली पैदावार ने सिर्फ 12% शेयर डाला, जबकि इम्पोर्टेड कोयले से बनने वाली बिजली का हिस्सा 7% रहा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ने बिजली पैदावार में तकरीबन 17%, गैस प्लांट्स ने 8%, विंड प्लांट्स ने 3% हिस्सा शामिल किया। माली साल 2025 में एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट पिछले साल के 8.8 रुपये फ़ी किलोवाट घंटे से 2% कम होकर 8.6 रुपये फ़ी किलोवाट हो गई। जून के महीने में फ्यूल कॉस्ट सालाना 9% कम हुई, लेकिन मंथली 1% इजाफे से 7.9 रुपये फ़ी यूनिट हो गई। कोयले की आलमी कीमत में 5% कमी की वजह से इंपोर्टेड कोयले से बनने वाली बिजली की पैदावारी कॉस्ट सालाना 28% कम होकर 16.7 रुपये फ़ी यूनिट रही। आलमी तौर पर तेल की कीमतों में 12% और $70 फ़ी बैरल तक कमी की वजह से RLNG की कीमत में 1% कमी देखी गई है। तो अब जो इस वक्त हमारे मुल्क में बिजली के इशू है वो कैसे हल हो सकता है इस सारे तनाजुर में, और ये सरकमस्टांसेस देखते हुए, और आगे हुकूमत को और मुतल्लिका इदारों को क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है कि बिजली की कीमत को कम या अंडर कंट्रोल रखा जा सके। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी जो मौजूदा सिनेरियो है, इसमें पिछले कोई 1 साल में हुकूमत ने इस सिलसिले में कोशिशें भी बहुत की हैं कि इस बिजली की कीमत को, ओवरऑल टैरिफ को कम रखा जा सके। अब मज़ीद कौन कौन से स्टेप्स की अभी भी ज़रूरत है और आगे हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। ये नंबर्स पे तो मैं, जो भी आपने नंबर दिए हैं, ये इन सब पे तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं किसी नंबर को क्वेश्चन करने के वो नहीं हूँ। जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी थी कि जी जो बिजली की जनरेशन है वो सस्टेनेबल हो गई है, आलमोस्ट पिछले साल के बराबर हो गई है, पहले कम हो रही थी। अच्छा, और आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया है, इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है। जवाब ये है कि देखें, ये वो बिजली की जनरेशन वो है जो IPPs को और जो बाकी पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी जेनकोज हैं उन सब की मिला के एग्रीगेट नंबर्स आप बता रहे हैं। ये एग्रीगेट नंबर सस्टेनेबल इसलिए हुए हैं, आपने खुद ही बता दिया कि जी वो क्योंकि कैप्टिव पावर को बंद कर दिया गया है, और वो कैप्टिव पावर वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अब मेन ग्रिड या मेन नेशनल नेटवर्क के थ्रू सप्लाई हो रही है, तो इसलिए ये नंबर यहाँ से बड़ा है। सो एक तरफ से कम हुआ है, दूसरी तरफ से बड़ा है, तो मैं तो इसको कोई ना अचीवमेंट समझ रहा हूँ, ना इसको कोई पॉजिटिव साइन समझ रहा हूँ। पॉजिटिव साइन तब होता है, बॉटम लाइन जो है ना वो आपकी इम्प्रूव अगर हो। बॉटम लाइन में 2 चीज़ें हैं जो मेजरेबल है। एक चीज़ तो ये है जो कैप्टिव पावर के को मद्देनज़र रखते हुए जो बॉटम लाइन है वो है GDP, कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई इजाफा हुआ है। नंबर 2, जो आपका बेंचमार्क होता है किसी को इसको अच्छा या बुरा कहने के लिए, पॉलिसी में कोई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, वो है कि क्या कंज्यूमर की प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, प्राइस क्या कंज्यूमर की कम हुई है, नहीं हुई। सो ये दोनों चीज़ें सो फार दे आर बोथ नेगेटिव। बात यह है कि ये वही चीज़ है कि एक जेब से निकालें दूसरे से कर दें, एक तरफ से बंद किया है दूसरी तरफ से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट शुरू कर दी है। सो जहाँ पे बंद किया है आप ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और अल्लाह करे कि कोई सेंसेबल आदमी
इसको एनालिसिस में डाल दे कि जनाब ओवरऑल इकानमी पे क्या इसका फ़र्क पड़ा है। क्या आपने कैप्टिव पावर पे आपने एक और ड्यूटी लगा के लेवी लगाई है, उससे कैप्टिव पावर और महंगी हो गई है, उसके जो गैस सप्लाई करेंगे उनको और महंगी मिलेगी। सो ये एक ओवरऑल कंटेक्स्ट के अंदर अभी तक कोई किसी को, मेरा ये ख्याल है कि ना कोई सिंसियरिटी है कि कोई चीज़ इम्प्रूव करने की है, ना कोई सेंस बन रहा है कि कोई एक होलिस्टिक व्यू से चीज़ों को देखा जाए। और वहाँ पे अगर छोटी छोटी ट्वीकिंग कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को एडजस्टमेंट भी करना शुरू कर दे, लेकिन नेक नियति से, ऑनेस्टी से, और यही नीयत हो कि हाँ अब हमने चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कंज्यूमर की प्राइस को हमने बेहतर करना है, जीडीपी में इजाफा करना है। और जीडीपी का इसलिए मैं डायरेक्ट जिक्र करता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की इनपुट जीडीपी के अंदर बहुत मेजर इनपुट होता है, या इसका मेजर इम्पैक्ट होता है एनर्जी कंजम्पशन का, डायरेक्टली रिलेटेड है जीडीपी के साथ। सो मैं ये दोबारा रिपीट ये करना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो नंबर आपने जाहिर किए हैं उस पर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट वाली नज़र नहीं आ रही, और मुझे ये एक ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि जिस एक्शन की जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा जिसके बेसिस पे मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि हाँ चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है। तो हमारी इकोनॉमी पर अगर ओवरऑल कोई इसका पॉजिटिव इफेक्ट होना है एनर्जी सेक्टर का, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है सर्कुलर डेट में एक वाज़ह कमी होनी चाहिए, उसके लिए टैरिफ को भी थोड़ा अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, उसके लिए तो फिर रिकवरी भी बेहतर होनी चाहिए, जो लाइन लॉसेज हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होनी चाहिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा या ओवरनाइट कोई इस तरह का काम हो सकता है कि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करे हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पर? अरबाब, मैं आपके इस कमेंट्स पे बड़ा इम्प्रेस हूँ टू बी ऑनेस्ट। आपको सारे इश्यूज़ का पता है कि क्या है। देखें, आप सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट में कंज्यूमर्स का क्या अमल दखल है? सर्कुलर डेट शेयरली एक मिसमैनेजमेंट है, कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट है एट द पार्ट ऑफ जनरेशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, गैस कंपनीज। जब वो अपना कैश फ्लो मैनेज नहीं करते, पाकिस्तान में क्या, कल मैं एक देख रहा था, मैं आपसे भी शेयर कर लूँगा कि इंडिया का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो घूम रहा है, जो मेरे पास भी था, मैंने कुछ लोगों के साथ बल्कि चेयरमैन नेपरा के साथ भी शेयर किया कि जिसकी एवरेज यूनिट टैरिफ जो है ना वो उनके इंडियन रुपीज़ में कोई 5 रुपये बनता है। अगर उसको पाकिस्तान रुपीज़ में बड़ा एक खुले दिल से भी कन्वर्ट कर लें तो 12-13 रुपये बनता है, जबकि हमारे यहाँ अब बिजली की कीमत आपको पता है कि 60 रुपये के आगे पीछे उससे भी ज़्यादा एवरेज पड़ती है। तो मतलब देखिए, वो इलेक्ट्रिसिटी एक इंटरनेशनली कम्पिटिटिव कमोडिटी है, सारी गैस भी और ऑयल भी। जब गैस ऑयल के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी भी वही चीज़ है, ये इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज़ हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में इसको आप कहीं पे कोरिलेशन ही नहीं है पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ का, गैस के टैरिफ का, तो कहाँ से जीडीपी हमारी बढ़ेगी? कहाँ से हमारी इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कम्पीट कर सकेंगी बाकी सप्लायर्स के साथ? सो ये अच्छा, जब तक टैरिफ कम नहीं होते डिमांड नहीं बढ़ती। अभी आज की डिमांड की जो अच्छी खबर आप सुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि एक तरफ से कम किया है, दूसरी तरफ से जनरेशन बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी नहीं है। डिमांड तब बढ़ेगी जब आप टैरिफ में खातर खा कमी लाएंगे, और वो टैरिफ में कमी लाने की किसी की नीयत ना मुझे नेपरा के ब्याह पे नज़र आ रही है, ना मुझे ओगरा पे नज़र आ रही है कि गैस की कीमतें को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना कोई मुझे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ना कोई जनरेशन कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे को तवज्जो दे रही हैं, ना लॉसेस पे दे रही हैं। और ये कहना बड़ा आसान है सब कंपनीज के लिए कि जी हमारा सर्कुलर डेट बढ़ गया है, और वो सर्कुलर डेट डिमांड जो बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा जब हम एक साइड पर देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है इस वक्त वो बहुत तेज़ी के साथ, ये रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लोगों की, कंज्यूमर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुकी है। तो हमारे कंज्यूमर्स का तो इसमें भी कोई कसूर नहीं है कि लाइन लॉसेस क्यों बढ़ रहे हैं, नॉन रिकवरी क्यों बढ़ती जा रही है, लेकिन वो जिस तेज़ी के साथ सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके बाद तो डिमांड बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आपकी दूसरी तरफ इसी चीज़ को दूसरी तरफ देखें, बात आपकी सही है। सोलर पे सारे का सारा प्रेशर आप सोलर पे इसलिए जा रहा है कि एक कोई गवर्नमेंट पे या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे, पावर जनरेशन कंपनी पे, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया है। प्राइसेस को कम होने में कोई उम्मीद नहीं है, और जो इसलिए जो कंपटीशन में अगर देखा जाए तो गैस की निस्बत और बिजली की निस्बत सोलर वाले जो कंज्यूमर हैं वो दे आर बेटर ऑफ।
तो इसलिए सोलर पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और गवर्नमेंट के लोगों को, वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको आज आंखें और कान खोल के सोच लेना चाहिए कि यही अगर ऐसे कुछ बेहतरी फौरी तौर पे ना लाए तो सोलर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो आज की डिमांड है ये भी कम होती जाएगी, एंड दे वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल दिस डिमांड। वो कम से कम होती जाएगी और एवरेज यूनिट प्राइस बढ़ती जाएगी और आप एक ऐसा बबल फटेगा कि जिसके जो जो दैट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनीबॉडी। सो वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए जब तक कोई, और ये आप ये कहना ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। जब तक कोई ऑनेस्टी नहीं लेके आते, जब तक करप्शन पे कंट्रोल नहीं करते, जब तक जिसको कहते हैं ना, एक होता है टोन एट द टॉप सेटअप नहीं होती। मैं बड़ा खुश हुआ कल एक खबर देख के कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने हुक्म दिया FBR को कि आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके आप इनके मसाइल को हल करें। अगर वहीं से इंस्ट्रक्शन आती है तो खुदारा मैं उन्हीं को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंस्ट्रक्शन इस बात पे भी इन सारे जो नेपरा को भी दे दें, गैस कंपनीज को भी दे दें, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनी को दे दें कि इनको सीरियसली देख लें और कंट्रोल करें और मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। अगर वहीं से इंस्ट्रक्शन आती है तो आई वुड वेरी हम्बली रिक्वेस्ट कि वही काइंडली आप इनिशिएटिव लेके इसको आप रेस्क्यू तो आरिफ साहब, जिस तरह पिछले एक साल में हुकूमत ने IPPs के साथ मुज़ाकरात किए, उसमें कितनी पॉजिटिविटी आपको इस पूरे सिनेरियो में नज़र आई है? और अब आगे जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ डिस्कोस को या जेंकोस को ले जाने का इरादा है, तो ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सिचुएशन को? ये थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो है वन टाइम पिछले इश्यूज़ को रिकवर करना है, वो जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के मुज़ाकरात जो है वो उतने ही मीनिंगफुल होते हैं कि वो पिछला इश्यूज़ किसी हद तक कम हो जाता है या मिटिगेट हो जाता है। लेकिन जब तक एक ऐसी नेगोशिएशन नहीं होती कि पॉइंट फॉरवर्ड बेसिस पे चीज़ों को करेक्ट कर लिया जाए, उस वक्त तक किसी भी मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस मुज़ाकरात, मतलब ये प्रैक्टिकल हर साल एक मुज़ाकरात होने चाहिए और हर साल के इश्यूज़ जो है उस साल में एडजस्ट हो तो शायद, और ये विच इज़ वेरी वेरी बैड एक प्रेसिडेंस कि जी आप हर दफ़ा ये मुज़ाकरात के थ्रू ये करें या रिजॉल्व करें या आर्म ट्विस्ट करें। आप एक ही दफ़ा पॉलिसी डिसीजन ऐसे कर लें जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जो पब्लिक के लिए बेहतर हो, जो कंज्यूमर के लिए बेहतर हो, जो इकानमी के लिए बेहतर हो, और वो डिसीजन सस्टेनेबल होने चाहिए। वो मेक शिफ्ट या शॉर्ट टर्म या एक जिसको कहते हैं ना वो फायर फाइटिंग वाले डिसीजंस नहीं होने चाहिए, वो सस्टेनेबल डिसीजन हो, तो तब जाके इकानमी बेहतर होगी। सही। तो आरिफ साहब, ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला इशू है डिस्कोस की, अब एक ही मिसाल हमारे सामने के इलेक्ट्रिक की मौजूद है जो कि कोई अच्छी मिसाल नहीं है। नेशनल ग्रिड पर आज तक वो इन्हिसार कर रहे हैं, आज तक उनकी सर्विसेज बेहतर नहीं हो सकी, कंज्यूमर्स आज तक उनके कंज्यूमर्स कम और इफेक्टिव ज़्यादा हैं, परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो है, इंटरनल इश्यूज़ हैं। जब ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद होंगी तो फिर हम जो दीगर डिस्कोज हैं उनको कैसे प्राइवेटाइज़ कर सकेंगे? वो भी उसी तरह की सब्सिडीज़ को डिमांड करेंगे जिस तरह के इलेक्ट्रिक को हमेशा सब्सिडाइज़ किया जाता रहा और उनको फैसिलिटीज़ दी जाती रही हैं। बिल्कुल आपने सही इंडिकेट किया, और मैं बड़ा ब्लंटली ये कह सकता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का अंडर द करंटली प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस या मैकेनिज्म या जो सोच जिसके साथ चल रही है उसके साथ प्राइवेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। जैसे आपने खुद ही के इलेक्ट्रिक का आपने एग्जांपल दी। बात यह है कि ये स्ट्रेटेजिक सप्लाईज हैं, जो एनर्जी इज़ ए स्ट्रेटेजिक कमोडिटी। इस स्ट्रेटेजिक कमोडिटी के साथ साथ ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए ये बड़ा, उसकी सस्टेनेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो एनर्जीज़ की यूटिलिटीज़ की सप्लाई गवर्नमेंट इंश्योर करे। अब ये गवर्नमेंट जो है अगर अपना सर वो हाथ उठा लेती है, फिर भी पॉलिटिकल बेसिस पे के इलेक्ट्रिक का जब दिल करता है वो आर्म ट्विस्ट करके तो गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से कोई ना कोई या ग्रांट ले लेती है या एडिशनल फंड ले लेती है या वो कोई ना कोई एक अपना जरिया कर लेते हैं, ऐसा तरीका निकाल लेते हैं कि वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके एडिशनल बेनिफिट ले लेते हैं। एग्जैक्टली प्राइवेटाइजेशन का इसके अलावा मैं दूसरी मिसाल भी आपको PTCL की भी दे देता हूँ। उसकी भी प्राइवेटाइजेशन में कोई खातर खा पाकिस्तान को फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हुआ है। तीसरी एग्जांपल बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के उस शोबे के अंदर रहते हुए वो आपको याद होगा कि कैप्को कोटअदू पावर कंपनी जो कैप्को थी, जो जब शुरू में जब उसको प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेटाइज करने के साथ साथ उसको एडिशनल इंसेंटिव दे दिए गए, और वो जो एडिशनल इंसेंटिव थे 94 की पावर पॉलिसी के, वो इंसेंटिव प्राइवेटाइज करने के बाद उसको दिए गए।
जिससे आज तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है स्टेबलाइज नहीं हो सका। वापडा उसमें फाइनेंशियल लॉस में चली गई और पूरा मुल्क फाइनेंशियल लॉस में, सिर्फ वो एक गलत डिसीजन की वजह से। आपने गलत डिसीजन ये लिया कि प्राइवेटाइज भी कर दिया उसको और दोबारा आप उसको एडिशनल इंसेंटिव भी। अगर आपने एडिशनल इंसेंटिव देने थे एट द कास्ट ऑफ कंज्यूमर, तो वो अगर पब्लिक सेक्टर में रहते हुए भी दे देते, एटलीस्ट वो बेनिफिट अगर एडिशनल देने थे तो वो पब्लिक सेक्टर के पास तो बेनिफिट रहते ना, कम से कम वो गवर्नमेंट के पास आ रहे थे पब्लिक से निकल के, और गवर्नमेंट का पैसा दोबारा किसी न किसी शक्ल में दोबारा लोगों को ट्रांसफ़र हो ही जाता है वन वे और द अदर। लेकिन वो जनाब आपने उसको प्राइवेटाइज करके एडिशनल इंसेंटिव दे के वो पहले से भी आपने इकनॉमिक डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया और वापडा उस वक्त से आज तक फाइनेंशियली संभल नहीं सकी। सो प्राइवेटाइजेशन का मेरा कहने का ये है कि बिल्कुल कोई, मुझे नहीं लगता कि करंट स्टेट ऑफ या करंट जो एक पैकेज है प्राइवेटाइजेशन का, या जो सोच है कि जितनी सिक यूनिट या नॉन परफॉर्मिंग यूनिट है उनके पहले पेएबल्स जो है उनको क्लियर किया जाए और फिर उनको हैंड ओवर कर दिया जाए टू प्राइवेट सेक्टर। सो ये दोनों ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, अगर इसी शक्ल में आप करते हैं तो बेसिकली ये सोचने की ज़रूरत है, और लीडरशिप के सीरियस क्राइसिस हैं। जो लीडरशिप के क्राइसिस में बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस मुल्क को ठीक करना चाहता है तो एग्जांपल ले ले। आजकल मैं स्टडी कर रहा होता हूँ, वो छोटा सा मुल्क है 2 करोड़ आबादी का, बुर्किना फासो। उसके लीडर ने मतलब यकीन माने 2 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसने एक सेक्टर को सीधा कर दिया है और लोग जो है आज उसको दुआएं दे रहे हैं और एक बंदा उसकी अच्छी दुआ दे रहा है और एक बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है इकनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल टोटल उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एक्सटर्नल डेट या बैरूनी कर्ज वो कहलाता है जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक या बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से लेता है और पाकिस्तान की मईशत पर यह हमेशा एक बोझ की सूरत में मौजूद होता है। पाकिस्तान को रवा साल 23 अरब डॉलर्स का एक्सटर्नल डेट का सामना है। बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए मुल्क के ज़खायर में दोस्त ममालिक की जानिब से दिए गए 12 अरब डॉलर्स तो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मुल्क को अभी भी कर्ज उतारने के लिए तकरीबन 11 अरब डॉलर्स दरकार होंगे। अगर दोस्त ममालिक और आलमी इदारे अपने कर्ज को रोल ओवर ना करें, जैसा कि माजी में हमने देखा कि कई ममालिक हम पाकिस्तान के साथ कॉपरेट करते आए हैं, तो पाकिस्तान को कर्ज की अदम अदायगी के हवाले से माशी चैलेंजेस का सामना हो सकता है। पाकिस्तान के टोटल एक्सटर्नल डेट में जो यूरो बॉन्ड्स हैं उनकी अदायगी और सूद में 1.7 बिलियन डॉलर्स, कमर्शियल लोन के 2.3 बिलियन डॉलर्स, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के 2.8 बिलियन डॉलर्स, दो तरफा कर्ज जो कि दूसरे ममालिक से लिए जाते हैं 1.8 बिलियन डॉलर्स के साथ, फिर चीन से लिए गए 4 बिलियन डॉलर्स भी शामिल हैं। तो पब्लिक सेक्टर ने माली साल 2025 में तकरीबन 15 बिलियन कर्ज दिया, जिसमें चाइना के सेफ डिपॉजिट से 4 बिलियन डॉलर्स और स्टेट बैंक के 9 बिलियन डॉलर्स शामिल रहे। IMF से लिया गया कर्ज और फॉरेन डिपॉजिट्स मिलकर भी पाकिस्तान को आलमी कर्ज की अदम अदायगी से नहीं रोक सकते हैं। वजारत खजाना की जानिब से पांडा बॉन्ड्स के इजरा की तजवीज़ भी दी गई, लेकिन इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट बढ़ने और पाकिस्तान के रिस्क प्रीमियम के साथ नए यूरो सकूक बॉन्ड्स को 10% से शरह सूद से शुरू करने का कदम भी हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। पाकिस्तान के तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं। हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए उसके नतीजे में इंटरेस्ट पिछले 1-2 साल के मुकाबले में हाफ पर आ चुका। महंगाई की जो बढ़ने की शरह है उसको हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब रही। स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त ऑल टाइम हाई पर हमें दिखाई देती है। तो ये सारे इंडिकेटर्स क्या हमारी मईशत को स्टेबिलिटी से ग्रोथ की जानिब ले जा सकते हैं? और ये जो इस वक्त चैलेंज है पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का, ये चैलेंज अगले 2 साल में पाकिस्तान कैसे ओवरकम कर सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अहमद मुबीन साहब साबिक डिप्टी डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान की जो ओवरऑल इस वक्त इकॉनमी है, हम देखते हैं कि हुकूमत क्लेम करती है कि मैक्रो इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं, स्टेबिलिटी आ चुकी है। साल 1.5 साल पहले जो हालात थे उनकी निस्बत पाकिस्तान एक बहुत बेहतर पोजीशन में, क्या वाकई ऐसा है और ये स्टेबिलिटी ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपकी दावत का। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की असेसमेंट के मुताबिक अगर हम पिछले 2 फिस्कल ईयर की परफॉर्मेंसेस को देखें तो हमारी असेसमेंट यही है कि क्लियर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, और ये आप 3 मेजर चीज़ों पे देख सकते हैं। एक, अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर की परफॉर्मेंस पे देखें तो जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस होता है, जो हिस्टोरिकली हमारा एक डेफिसिट में रहा है लगातार सालों में और एक कांस्टेंट प्रेशर पॉइंट रहा है इकोनॉमी का, वो इस साल टर्न अराउंड हुआ और सरप्लस हुआ। और ये एक बड़ा मीनिंगफुल शिफ्ट है क्योंकि ये पहली दफ़ा सरप्लस में आया है इन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स।
और इसके पीछे वजह क्या थी कि आपके एक्सपोर्ट्स ओवर द पास्ट 2 ईयर्स अगर एवरेज ग्रोथ देखें आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में भी सर्विसेज को भी मिला के, तो वो तकरीबन 7% थी। रेमिटेंसेज इनफ्लोज आपके डबल डिजिट में रहे, 19% आपकी ग्रोथ हुई। इंपोर्ट्स ग्रोथ आपने कंटेन रखी, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट रहने का था। इस सब की कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़े पिछले 2 सालों में। 4.5 बिलियन थे एंड ऑफ फिस्कल ईयर 23 के, और फिस्कल ईयर 25 के एंड में वो 14.6 बिलियन हुए। दूसरी, अब आप आ जाएं साइड पे, जो फिस्कल साइड है या गवर्नमेंट की बजट साइड पे, उसमें आपने पिछले 2 लगातार सालों में प्राइमरी सरप्लस पोस्ट किया, और इस साल भी जो बजटेड है टारगेट वो सरप्लस का ही है। और जब ये दोनों चीज़ें सरप्लस में हों, करंट अकाउंट और प्राइमरी सरप्लस आपका बैलेंस जो है, तो ये एक इमर्जिंग मार्केट जैसे पाकिस्तान है उसके लिए बड़ी नोटवर्दी एक अचीवमेंट होती है, क्योंकि इससे आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी का रूम खुलता है और आपका जो होम ग्रोन ग्रोथ एजेंडा है उसको स्ट्रॉन्गर फाउंडेशंस बनाने का मौका मिलता है। तीसरी, आप साइड पे आ जाए महंगाई का। जिस तरह आपको पता है पिछले 2 सालों में महंगाई ऑलमोस्ट 30% पे थी 2 years बिफोर, वो अब कॉन्स्टेंटली कम होते होते उसका जो पेस ऑफ इंक्रीज है वो बिलो 5% पे आया। इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोप्रिएट रखने का था। रेट्स ज़्यादा थे जब महंगाई ज़्यादा थी, लेकिन इसमें सपोर्टिंग फैक्टर्स आपके सप्लाई साइड के भी थे, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपकी ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट थी, फिर कुछ फेवरेबल बेस इफेक्ट्स का भी असर आ रहा है, और फिर आपका रिलेटिवली स्टेबल जो एक्सचेंज रेट था उसने आपकी इम्पोर्ट प्राइस प्रेशर्स को भी कंटेन रखा। तो अगर इन सब को आप मिला कर देखें तो जीडीपी ग्रोथ आपका इस वक्त जो 2.7% आया है, इट्स नॉट रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, लेकिन वो एक रिकवरी की स्टोरी को शो कर रहा है कि एक ट्रेंड सेट हो गया। और आगे अगर डिसिप्लिन फिस्कल पॉलिसी रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोप्रिएट रहती है और एक्सटर्नल फ्लोज आपके रहते हैं और आपका आईएमएफ के अंदर जो प्रोग्रेस है प्रोग्राम्स का वो जारी रहता है, तो ये एक रिकवरी पाथ जो है ये कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। सही, लेकिन अब ये जो 2.6 2.7 तक ये जीडीपी का फिगर पहुंचा, ये भी जो टारगेट था उससे ऑलमोस्ट 1% कम है। अब ये 4.2 का जो टारगेट रखा गया है, और ये जो $23 अरब के आपको ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है पाकिस्तान जो इसमें फंसा हुआ है, ये जो पेमेंट्स करनी है अगले 1 से 2 साल के अंदर, तो ये कितना इफेक्ट डाल सकती हैं? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट भी हम देख रहे हैं, जैसे ही इंपोर्ट्स को हम थोड़ा सा ओपन एंड देते हैं वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है। तो जो प्रेशर्स इस वक्त हैं हमारे मुल्क की इकॉनमी पर, ये अगले 1 साल में कम होंगे या इसी तरह से ये बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जो आपका अभी रिकवरी सेट हुई है स्टेबिलिटी, उसको जारी रखने के लिए आपको ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए आपका आईएमएफ के अंडर जो प्रोग्रेस है जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हैं, रीपेमेंट्स, वो ऑलमोस्ट 25 to 26% अकॉर्डिंग टू आवर असेसमेंट जो हैं वो नेक्स्ट 5 years तक रहेंगी। तो उनको आपको एक्सेप्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, सर्विस करने के लिए आपको कंटिन्यूसली एक्सटर्नल सेक्टर की परफॉर्मेंस चाहिए। अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, पाकिस्तान की ग्रोथ जो है इट्स वेरी कंजम्पशन ओरिएंटेड, तो जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंपोर्ट साइड पे प्रेशर आएगा और उसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन थोड़ी सी वीक हो सकती है। फिर फिस्कल सेक्टर पे आप आ जाएँ तो उसमें जो रेवेन्यू टारगेट है वो हमारी असेसमेंट के मुताबिक थोड़ा सा एम्बिशियस है और उसको अचीव करना चैलेंजिंग होगा, और वो अगर अचीव नहीं होता तो उसकी वजह से आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो प्रोग्रेस है उसको मेंटेन करना होगा, सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू सर्विस योर डेट, और उसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है वो जारी रहे। और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कितना अहम फैक्टर है? क्योंकि पिछले 1-2 साल पहले जब हमने देखा SIFC की फॉर्मेशन हुई, कुछ टारगेट सेट किए गए, वो टारगेट्स नहीं अभी तक मीट हो सके, उसकी अपनी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में भी अगर ये फिगर नहीं बढ़ता, जो पिछले 25 सालों में भी चेंज नहीं हो पाया, ऑलमोस्ट ये $2 बिलियन पर ईयर के अराउंड मौजूद है, तो अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पाती तो पाकिस्तान की मईशत पर कितना प्रेशर रह सकता है? इससे कितना असर पड़ता है? जी बिल्कुल, देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यू है आपकी ग्रोथ को सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए बनाने का। क्यों? क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर्स आते हैं, उससे कैपिटल की ट्रांसफ़र होती है, आपकी लेबर जो है वो लर्न करती है, अपस्किलिंग होती है, आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको नई देखने को मिलती हैं, बेटर देखने को मिलती हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आपकी ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस पे होता है। अगर आप एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करें तो अगर आपका किसी भी इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग इकॉनमी का FDI अगर अराउंड 10% बढ़े 1 साल में, तो उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 years
वो आपकी जीडीपी को 0.3 से 0.4% की ग्रोथ का पुश दे सकता है। अब जहाँ तक एफडीआई इनफ्लोज पाकिस्तान के बारे में बात आती है, तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के डेटा प्रोजेक्शन के मुताबिक हम देख रहे हैं कि वो इनफ्लोज स्टेडी रहेंगे अराउंड द लेवल जहाँ पे अभी भी हैं, वो 0.6 से 0.7% ऑफ जीडीपी पे। कैपिटल फ्लोज जो हैं वो स्टिल मॉडेस्ट हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। साउथ एशिया में अगर आप कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट एशिया जैसा रीजन देख लें, वहाँ पे एफडीआई इनफ्लोज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हैं, 5 to 7% ऑफ जीडीपी है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स ओवरऑल पूरी दुनिया का एवरेज करें तो वो 2.3%। तो हमारी मीडियम टर्म प्रोजेक्शन के मुताबिक हम कोई बड़ा जंप नहीं देख रहे, मोस्टली बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एनी मेजर स्ट्रक्चरल चेंज जो आ रहा हो। लेकिन उसके कहने के साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इनफ्लोज हैं आपके, वो कंसिस्टेंट रहेंगे एज लॉन्ग एज आपका IMF प्रोग्राम जो है वो जारी रहता है। सही। और पाकिस्तान जो है तो इसका मतलब सब जो बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करनी है वो आपके लोकल इन्वेस्टर्स ने ही करनी है, लेकिन उनके सामने भी अब इंटरेस्ट रेट अभी तक डबल फिगर्स में मौजूद है और उनकी डिमांड भी है और फिस्कल स्पेस भी इस वक्त गवर्नमेंट के पास, स्टेट बैंक के पास मौजूद है कि ये इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएँ। ये इस ओवर कॉशियस अप्रोच की क्या वजह है कि ये 11 पर आकर स्टैटिक हो गया? एक दो रिव्यूज़ ऐसे हुए जिसमें ये आसानी के साथ इसको सिंगल डिजिट में लाया जा सकता था, तो आखिर ये डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा और बिजनेस कम्युनिटी को ड्यू रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? जी, अनसर्टिनिटी की अभी हम बात कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट जो इस वक्त है, इकोनॉमिक भी और फाइनेंशियल भी, वो इस वक्त काफ़ी वॉलेटाइल है और एक अनसर्टन फेज से गुजर रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान या इमर्जिंग मार्केट से कन्फाइंड नहीं है, बल्कि एडवांस्ड इकोनॉमीज भी इसको फेस कर रही हैं। 3 मेजर चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं कि एक तो ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट ओवरऑल लेस फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस कम है तो आपकी जो एक्सटर्नल डिमांड होगी प्रोडक्ट्स की वो ऑटोमेटिकली कम हो। थर्ड, आपकी ओवरऑल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से एक अनसर्टिनिटी वैसे हाई थी और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आपके कैपिटल इनफ्लोज, उनका एक कॉशियस या केयरफुल स्टांस हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसकी वजह से वेट एंड सी अप्रोच डेवलप हुई हुई। तो इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस अब क्या वेट करें, या तो वेट करें कि ये अनसर्टिनिटी थोड़ी सी कम हो, या वो ये देख रहे हैं कि इफ दिस इज द न्यू नॉर्मल तो हम कैसे अपने डिसीजंस रिस्ट्रक्चर या रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में आते हैं तो उसमें ये है कि जो पब्लिक पॉलिसी रही है वो काफ़ी डेलिब्रेट रही है और उसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव थे पिछले 2 मेजर ऑब्जेक्टिव 2 सालों में। एक, आपने स्टेबिलिटी वापस लानी थी, दूसरी आपने इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करनी थी। तो आपका पॉलिसी बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू रिलेटिवली कंस्ट्रेंट थी, बट नाउ दैट स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग, तो अब आपका रूम है, आप ग्रोथ की तरफ पुश कर सकते। तो अहमद साहब, चूँकि ज़ाहिर है आपने भी स्टेट बैंक में सर्व किया है, जब ये पॉलिसी रेट से मुतालिक डिसीजन हो रहा होता है तो ऑफिशियल्स के बैक ऑफ माइंड या उनका माइंड सेट क्या होता है, क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है इस तरह की ओवर कॉशियस अप्रोच को अपनाते हुए? जी देखें, फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, उसको जब भी पब्लिक पॉलिसी बनती है तो उसका ओवरआर्चिंग आप इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि चारों सेक्टर्स में कैसे होगा। आपके रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज में कैसा होगा, आपके मॉनेटरी सेक्टर में कैसा होगा, बैंकिंग सेक्टर मेनली, आपकी कैपिटल मार्केट्स, फिर आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एक्सचेंज रेट के ऊपर कैसे इम्प्लीकेशंस आएंगी। फिर आप ओवरऑल ग्लोबल इन्वायरमेंट भी देखते हैं, फिर आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं उनको देखते हैं, फिर आप कमोडिटी प्राइसेस को देखते हैं, आप इक्विटी मार्केट्स को देखते हैं। फिर चूँकि पाकिस्तान या और जितने इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो भी जो IMF प्रोग्राम के अंडर होंगे, वो ये भी देखते हैं कि ओवरऑल फाइनेंसिंग इन्वायरमेंट कैसा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। सही। अभी जो इस वक्त गवर्नमेंट की जो फाइनेंस टीम है जो इकोनॉमी को इस वक्त रन कर रही है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप आगे 2 या 3 कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं कि इस स्टेबिलिटी को बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ की तरफ वो ले जा सकें और इस शिफ्ट को बहुत तेज़ कर सकें? जी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखें, अगर 3 मेजर चीज़ें आप पूछें तो नंबर 1 ये होगी कि आपका जो फिस्कल या बजट आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चर है मुल्क का, उसको आप जो है रिस्ट्रक्चर करें। अब नंबर 1 ये है कि आपका जो सेम सेगमेंट्स हैं और मोस्टली आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो बर्डन आपके टैक्स का जो है बेयर करते आ रहे हैं काफ़ी पिछले डेकेड्स से, नॉट इवन ईयर्स बट डेकेड्स। आपको एक्सपेंड करना होगा अपना टैक्स नेट। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर
आपको रिटेल सेक्टर, आपको रियल एस्टेट सेक्टर, होलसेल सेक्टर, जो हैवी वेट सेक्टर्स हैं आपके जीडीपी के, उनको आपको टैक्स ब्रैकेट में लाना होगा। वो चैलेंजिंग है बिकॉज वहाँ पे इनफॉर्मल ये शेडो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जिस तरह नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन हो, वैल्यूएशंस रियल एस्टेट में उसको रिफॉर्म करके मार्केट की प्राइसेस के मुताबिक लाया जाए, और ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये सेंट्रलाइजेशन आपकी डेटा मैनेजमेंट, वो आप ज़्यादा करें। दूसरा मैं कहूँगा कि आप जो है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करें, बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कंजम्पशन हैवी है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से आप सस्टेनेबली ग्रोथ को जारी नहीं रख सकते, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी या पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे एडिक्वेटली। उसके लिए फिर आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे पहले चाहिए, आपको एनर्जी रिफॉर्म्स चाहिए, आपको अपना ओवरऑल बिजनेस रेगुलेशंस को ईज करना होगा, और अपना लीगल एनवायरनमेंट को क्रेडिबल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना होगा। और थर्ड, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रिजिलियंस बनानी होगी। ठीक है, हीट वेव्स, फ्लड्स, वाटर स्ट्रेस, ये अब ओकेजनल शॉक्स नहीं रहे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज के लिए जो बहुत वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। ये अब एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, और पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमीज इस लिहाज से। वो ह्यूमन लाइफ्स, एनिमल लाइफ्स और ह्यूमन कैपिटल लॉस तो होगा ही होगा। अगर आप सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को ही देख लें तो वो ओवर द नेक्स्ट 3 डेकेड्स वो आपका 18 to 20% जीडीपी आपका शेव ऑफ कर सकते हैं ग्रोथ। और इसको फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाएं, आप वाटर एंड मैनेजमेंट और लैंड प्रैक्टिसेस जो हैं उनको स्मूदन करें, डॉक्यूमेंट करें, और एक क्लीनर एनर्जी की तरफ आप ट्रांजिशन करें। तो ये अगर आप तीनों चीज़ें मिलाकर करेंगे तो आपकी ग्रोथ जो है, जो इस वक्त रिकवरी पे, वो एक स्टेबल हो सकती है और सिक्योर हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मोमीन साहब, साबिक डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में आईटी सर्विसेज और फ्रीलांस एक्सपोर्ट्स माली साल 2025 में 4.6 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची हैं। इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स का बड़ा अहम किरदार है, और हुकूमती दिलचस्पी और फोकस भी यहां पर मौजूद रहा है। पिछले साल के मुकाबले में आईटी और फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट्स में 26% से ज़ायद इजाफा हुआ है। 4.6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स में 3.8 अरब डॉलर्स आईटी सेक्टर से, आईटी सर्विसेज से, और जो फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क है उससे हासिल होने वाली आमदनी 90% इजाफे से 779 मिलियन डॉलर रही है। अब ये फिगर्स बताते हैं कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग बेहतर होती जा रही है, लेकिन माहिरीन अब भी इस सेक्टर पर गैर मुतवक्किल टैक्स और पेचीदा सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हुकूमत के मुताबिक आलमी इदारों की मदद से 3 लाख से ज़ायद नौजवानों को तरबियत दी गई है। गुज़श्ता साल 43 नए को वर्किंग स्पेसेस और 23 खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए गए हैं, जिससे मुल्क में टेक पार्क्स की तादाद अब बढ़कर 44 हो गई है। इन टेक पार्क्स में 18,000 से ज़ायद प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। मुल्क में रवां साल 550 देहात को इंटरनेट से मुंसलिक कर दिया गया है। पाकिस्तान को डिजिटल तकसीम से बाहर निकालने के लिए हुकूमत इस वक्त खासी सरगर्म दिखाई देती है। एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, हुकूमती इक़दामात में एक रब्त दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तानी हुकूमत ये चाहती है कि 2030 तक आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 15 अरब डॉलर पहुंचाया जा सके। तो जो सिमत है इस वक्त हमारे इस सेक्टर की और जो रफ्तार है इस सेक्टर की, वो दुरुस्त है या नहीं, और इसी रफ्तार पर चलते हुए क्या ये टारगेट अचीवेबल है? सज्जाद मुस्तफा साहब, चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने सवाल रखेंगे। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब 2025 जो गुजरा, जो फिस्कल ईयर गुजरा, उसमें 4.6 अरब डॉलर्स तक ये आईटी की एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। 2030 तक का जो टारगेट है, इस पेस से, इस स्पीड से और इसी डायरेक्शन में चलते हुए क्या बहुत आसानी के साथ ये हासिल किया जा सकता है? थोड़ा सा एम्बिशियस नजर आता है आपको? सर, एक तो थोड़ी सी करेक्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पहले 4.6 कहा था और उसके बाद करेक्शन करके 3.8 बिलियन कह दिया था, विच इज द करेक्ट नंबर, जो कि स्टेट बैंक का नंबर है। अगर देखा जाए सर, हमें तो जो नंबर है, अगर पॉलिसीज को चेंज ना किया गया तो ये नंबर बिल्कुल अचीवेबल नहीं है। अगर आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 23-24% ग्रोथ पे चलती थी, और इस साल में वो ग्रोथ 24% से कम होकर 18% के करीब रह गई है, जो एक हमारे लिए लम्हा है। हम लोगों ने इस दफा टैक्स पॉलिसीज अनाउंस की हैं गवर्नमेंट ने
वो टैक्स पॉलिसीज इस वक्त सपोर्ट करती हैं कि कंपनीज अपनी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाएं और अपना साइज पाकिस्तान में मजीद ना बढ़ाएं, जिसकी वजह से वी आर सीइंग द डिक्रीज। और हमें डर है कि अगर पॉलिसीज पे नजरसानी ना की गई तो ये नंबर फर्दर डिक्रीज करेगा। और हमने बहुत सी मीटिंग्स, बड़ी सीरियस मीटिंग्स और रिक्वेस्ट की हैं थ्रू ऑल द गवर्नमेंट फंक्शनरीज कि वो अपनी जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस बजट में अनाउंस की हैं उन पे नजरसानी करें, ताकि हमारी ग्रोथ का जो पाथ है वो कंटिन्यू रहे। वरना एज वी स्टैंड टुडे हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ है एंड इट विल फर्दर डिक्रीज। तो सज्जाद साहब, आईटी सेक्टर तो इस वक्त वो सेक्टर है पिछले 2-3 साल में जिस पर बहुत ज़्यादा हुकूमत का फोकस है, इसको एक गेम चेंजिंग सेक्टर के तौर पर भी इस वक्त देखा जा रहा है। तो जिस तरह दीगर सेक्टर्स के साथ इस वक्त गवर्नमेंट एक टॉक्स का एक सिलसिला जारी है, मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी है, बिज़नेस कम्युनिटी से मुज़ाकरात हुए, उनको 1 माह का वक्त दिया गया, उनके रिजर्वेशन दूर किए जाएंगे। तो आप लोगों के साथ भी इस तरह की कोई कॉन्क्रीट मीटिंग्स हो रही हैं? कोई टाइम फ्रेम आप लोगों को दिया गया आप लोगों के रिजर्वेशन के लिए? जी, हमने रिक्वेस्ट अपनी की है, हमें अभी तक कोई ऐसा टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया, बट हमारी ख्वाहिश है, हमारी आज भी मीटिंग हुई है काफ़ी गवर्नमेंट फंक्शनरी से, और हमारी रिक्वेस्ट अगेन यही है कि जो भी हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और जो पॉलिसीज हैं एक्चुअली वो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ चल रही हैं। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने पॉलिसीज अनाउंस की हैं वो उन पर नजरसानी करें, और हमारी बड़ी सिंपल आस है, हम कह रहे हैं पॉलिसी में चेंजेस ना करें, उनमें कंटिन्यूटी रखें। जो हम $600 मिलियन की तकरीबन इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं उस इन्वेस्टमेंट को जेपरडाइज ना करें, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन इकोनॉमिक पॉलिसी पे आई थी, तो अगर आपने वो पॉलिसी चेंज की है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफा पाशा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।